अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज के लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लेक्चर है। इसमें सेक्शन बी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन और सेक्शन सी में भी आ सकता है, तो पूरी तवज्जो रखिएगा। इसलिए लिखा हुआ है बी एंड और सी, यानी ये दोनों जगह का पॉसिबल क्वेश्चन है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एवरग्रीन टॉपिक है, तवज्जो रखिएगा। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नाम है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ये एक फ्रेंच केमिस्ट था, ली शैटलियर इसका नाम है। इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है रिवर्सेबल रिएक्शंस में, टू वे रिएक्शंस जो होते हैं। ख्याल रहे ये चैप्टर रिवर्सेबल रिएक्शन या टू वे रिएक्शंस के मुतालिक चैप्टर है, यानी जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन अकर होते हैं। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है लॉ ऑफ मास एक्शन का, ये दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं ताकि पढ़ने में आसानी रहे और आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। रिवर्सेबल रिएक्शन जो होता है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन अकर होता है साइमल्टेनियस, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशिएट होता है, फिर उसके बाद रिवर्स रिएक्शन होना शुरू होता है, फिर कुछ वक्त लगता है जब इसमें ये बैलेंस आ जाता है, जिसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी रिएक्शन कम्स टू बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन साइमल्टेनियस और सेम रेट पर अकर होंगे। सेम रेट का मतलब है एक ही रफ्तार पर, एक ही स्पीड वेलोसिटी से, यानी मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट बन रहे होंगे और जो प्रोडक्ट के रिएक्टेंट बन रहे होंगे उनकी रफ्तार या शरह एक होगी, तनासुब एक होगा। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल कब आता है इन एक्शन? अगर कोई इस तरह के सिस्टम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे। इस बात को समझिए गौर से, यानी एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है, इस्टेब्लिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है सिस्टम का, डिस्टर्ब हो गया, यानी किसी पैरामीटर या किसी एक्सटर्नल पैरामीटर की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। इसको एक तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि केमिकल आपको ये बैलेंस का डिस्टर्बेंस समझ में आए, क्योंकि केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है, ना मॉलिक्यूल्स देखे आपने, ना उसको इतना माइक्रोस्कोपिक समझा। जैसे कभी आप ये देखें कि किसी जगह कोई सीसॉ वाला बैलेंस आपने कभी देखा हो, कहीं पार्क वगैरह में या किसी जगह हो, सीसॉ जो होता है जिसमें अप एंड डाउन और फिर एक फ्लैट उसका जो स्लैब होता है वो हॉरिजेंटल हो। अब फ़र्ज़ करेंगे ये हॉरिजेंटल सरफेस बन चुकी है, यानी इस्टेब्लिश हो चुका है इक्विलिब्रियम। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये फ़िज़िक्स का इक्विलिब्रियम है। अब फ़र्ज़ करें उसके दो कॉर्नर पे दो लोग बैठे हुए हैं, अब कोई आके उसको हिला दे। तसव्वुर करें, चाहे शरारत में, चाहे इंटेंशनली, चाहे ऑन पर्पस, चाहे एक्सीडेंटली, क्या होगा? वक्ती तौर पे वो जो बैठे हुए लोग थे बैलेंस में, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, हिल जाएगा वो बैलेंस, ऐसे ही होगा। लेकिन वो बैलेंस अपने आप को रीइस्टेब्लिश कर लेगा कुछ वक्त में, यानी अपने आप को रीगेन करेगा, दोबारा अपने आप को उस खोई हुई हालत में वापस लौटाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल यही काम होगा ली शैटलियर का, कि कोई ऐसा इक्विलिब्रियम सिस्टम, रिवर्सेबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में आ चुका हो, उसको किसी ज़रिए से डिस्टर्ब कर दें, किसी स्ट्रेस के ज़रिए, किसी कांस्टेंट के ज़रिए, किसी पैरामीटर के ज़रिए। तो जैसे वो डिस्टर्ब करेंगे तो ली शैटलियर्स प्रिंसिपल कम इनटू प्ले। ये आके उसके उसूल बताएगा कि वो दोबारा अपने आप को रीगेन करने के लिए, रीइस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी खोई हुई कैफियत बहाल करने के लिए क्या करेगा। अब देखते हैं ज़रा कुछ समझ में थोड़ा बहुत आया कि नहीं। इसका सवाल इम्तिहान का क्या है वो साथ साथ बता दूँ। ये तो लाजमी हर वक्त आता है कि स्टेट ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। स्टेट ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, लॉ नहीं है, लेकिन बड़ा ही यूज़फुल और बड़ा ही इफ़ेक्टिव है, लॉ के करीब है।
ऊपर इंट्रो है, ये भले आप नोट ना करें, इंट्रो इम्तिहान में भी नहीं लिखना होता है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि व्हाट दिस टॉपिक इज़ अबाउट, कि ये टॉपिक किस मुताल्लिक है। स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, इफ़ एन एक्सटर्नल स्ट्रेस, एक्सटर्नल स्ट्रेस क्या है, जो उस सिस्टम पे, उस इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पे बैरूनी तौर पर एक्सटर्नली आके डिस्टर्बेंस फैलाएगा। अब बता रहा है वो कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हो सकते हैं जो डिस्टर्ब करवा सकते हैं इक्विलिब्रियम को। सही से नोट कीजिएगा, कंसंट्रेशन चेंज, अब ये 1 by 1 हमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी होगी। वॉल्यूम चेंज बाय प्रेशर, मुख्तसर प्रेशर चेंज, और थर्ड टेम्परेचर चेंज। लिस्ट अगर बनानी है तो शॉर्ट हैंड में 3 लिस्ट बन गई कि केमिकल इक्विलिब्रियम किन चीज़ों के ज़रिए डिस्टर्ब करवाया जा सकता है या हो जाता है। नंबर 1 कंसंट्रेशन की तब्दीली से, चेंज इन कंसंट्रेशन। नंबर 2 वॉल्यूम चेंज बाय प्रेशर या सिंपली प्रेशर की चेंज तब्दीली से। एंड नंबर 3 टेम्परेचर, दर्जा हरारत गर्म या ठंडा कर दिया माहौल, उसकी वजह से। कुछ किताबों में एक चौथा भी लिखा हुआ है, वो मैं आपको इस टॉपिक के एंड में बताऊंगा। एक चौथा भी हो सकता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 3 ही हैं। इज़ अप्लाइड इन अ डायरेक्शन, यानी अगर वो स्ट्रेस या कॉन्स्टेंट, वो डिस्टर्बेंस किसी डायरेक्शन में लाया जाए टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है। द सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ डिस्टर्ब, वही हुआ जो मैंने बताया था अपने प्रोमो में कि हिल जाएगा वो सिस्टम जो तवाज़ुन में आके साकिन हो गया था। एंड टेंड्स टू शिफ्ट, और अपनी खोई हुई हालत को बहाल करने के लिए कोशिश करेगा। टेंड्स टू शिफ्ट इन अ डायरेक्शन, कुछ समझे, 2 दफ़ा डायरेक्शन आया, यानी एक डायरेक्शन में आके ख़राबी हुई तो उसके काउंटर में उस डायरेक्शन में जाके री इस्टेब्लिश करे अपने इस इक्विलिब्रियम को। सच एज़ टू ऑफसेट, मुश्किल इंग्लिश है, ऑफसेट, तो आसान इंग्लिश क्या है, टू काउंटर, टू अनडू, टू रीगेन द इफेक्ट ऑफ इम्पोज स्ट्रेस। इम्पोज मुश्किल इंग्लिश है, आसान इंग्लिश है, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, यानी टू अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंजेस लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। थोड़ी लंबी और ट्रिकी स्टेटमेंट है, लेकिन तवज्जो से लिख कर तवज्जो से याद करनी होगी, क्योंकि ये 1 नंबर का मामला तो पूरा यही सॉलिड है कि अगर स्टेटमेंट मेहनत से सही याद कर लें। अब इसकी एक्सप्लेनेशन होगी थ्रू 1 by 1 अफेक्टिंग फैक्टर्स, यानी आप कंसंट्रेशन की तब्दीली कैसे हो सकती है और कैसे वो उसको रीगेन करेगा, फिर प्रेशर और फिर टेम्परेचर। तो 1 by 1 देखना है, तवज्जो तलब टॉपिक है और लेंदी भी। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, इस हेडिंग में ये होगा कि अगर कंसंट्रेशन को तब्दील कर दिया जाए किसी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा। अब इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, वरना मैं सामने से हटता रहूँ और आप जो है इसको कॉपी डाउन करें, मैं इस तरह का लेक्चर नहीं देना चाहता। एक चीज़ ये समझनी होगी आपको कि कंसंट्रेशन चेंज कर कैसे सकते हैं हम, देखो ना, इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। तर्जुमा क्या हुआ अगर उर्दू में कोई मेरा लेक्चर ले रहा हो, कंसंट्रेशन की तब्दीली का असर, कंसंट्रेशन, अब ये कंसंट्रेशन केमिस्ट्री की है। कंसंट्रेशन का मतलब है रिएक्शन में कितने मोल्स, कितने बड़े कंटेनर या वेसल में रिएक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ कंसंट्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन, इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था, उसको जाके रिवाइज कीजिएगा। कंसंट्रेशन इज़ द एक्टिव मास, यानी मोल पर dm³। अब इसका असर, तो अब इसके लिए पहले लाजमी होगा कि असर उसी वक्त आएगा जब हम इसमें तब्दीली करेंगे। अब तब्दीली 2 तरह से हो सकती है। ये तो तय हो गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम, ये मत समझे सर उड़ने वाले हैं, मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ। ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें ये रिएक्टेंट है, आप अपनी तरफ से अगर देख रहे हो, ये लेफ़्ट पे आपके आ रहा है मेरा ये वाला राइट हैंड, और ये प्रोडक्ट है। ओके हो गया। अब 2 तरह से तब्दीली हो सकती है,
या तो आप मेरे रिएक्टेंट को कम या ज़्यादा कर दें या मेरे प्रोडक्ट को कम या ज़्यादा कर दें। कमी या ज़्यादती इज़ द चेंज, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इज़ द चेंज। समझ में आई बात? अब ये अगर समझ में आई तो ये टॉपिक ज़िंदगी का टॉपिक लगेगा, वरना ये केमिस्ट्री का मुश्किल वर्ड्स वाला टॉपिक है। देखें पहले आप, अच्छा इसमें ये वर्डिंग भी काम की है जो स्टेटमेंट से ऊपर लिखी हुई है, द इंक्रीज़ और डिक्रीज़। जो मैंने अपना हाथ ऊपर नीचे किया हुआ कि कंसंट्रेशन की तब्दीली दो तरह से हो सकती है, या बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए। ऑफ वन और मोर स्पीशीज़, ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक रिएक्टेंट हो, कभी दो दो रिएक्टेंट भी तो होते हैं एरो से पहले, दिस प्लस दिस। तो इसलिए वन और मोर, क्योंकि अगर एक अकेला रिएक्टेंट है तो उस अकेले की कम ज़्यादा कर दें, एक से ज़्यादा हैं तो दोनों में से किसी एक की या दोनों की कम ज़्यादा कर दें। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो मैं अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दिखा रहा था, यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा कर दें। तो इट इज़ अ स्ट्रेस। अब यहाँ पे स्ट्रेस के लफ्ज़ी मायने दोनों हैं, एक वो जो आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं, दबाव या बोझ या वज़न, क्योंकि उस सिस्टम पे एक वज़न आया है कि किसी ने हमें डिस्टर्ब किया है, हमें किसी ने खलल हमारी जो है कैफियत में डाला है, तो स्ट्रेस इस सेंस में। और दूसरा स्ट्रेस ये है कि ये ओरिजिनल को ख़राब करने की कोशिश है, यानी जो इस्टेब्लिश्ड है उसको डी इस्टेब्लिश करने की कोशिश है। देन द इक्विलिब्रियम टेंड्स टू शिफ्ट। अब यहाँ पे आएगा ली शेल्टियर कि वो किस उसूल पे शिफ्ट होगा, मेरी ख्वाहिश से थोड़ी होगा। अब आसान लफ्ज़ों में बता दूं, फिर पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। ज़िंदगी के उसूल पे ये शिफ्ट होगा। अगर फ़र्ज़ करें आपने मेरी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, मेरी कौन, यानी रिएक्टेंट की, तो अब देखें ये मेरा अपर हैंड हो गया ना और ये वाला हाथ मेरा नीचे है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट दिस वे, ताकि ये हो। अब ये अगर गेम समझ में आई तो गेम समझ के रिलैक्स होकर पढ़ें लेक्चर, कि अगर ये वाला जो है सिस्टम ऊपर है, यानी रिएक्टेंट ज़्यादा कर दिया आपने, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो इट विल मूव टुवर्ड्स द साइड ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा से कम की तरफ मुंतकिल होगा, इन ऑर्डर टू अनडू द इफ़ेक्ट और ऑफसेट द स्ट्रेस। अब खुद ही चार पॉसिबिलिटीज़ बनाएं, ये बढ़ाया तो किधर गया, ये कम किया तो उधर ही आ जाएगा, प्रोडक्ट को ज़्यादा कर दिया तो अवे जाएगा, प्रोडक्ट को कम कर दिया तो टूवर्ड्स उसी तरफ आएगा। मुख्तसर क्या, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। और यही है ज़िंदगी का उसूल कि ज़्यादा है तो कम को दे दो ताकि बराबरी में तवाज़ुन में आ जाएं। यानी अब रिएक्टेंट ज़्यादा तो प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम मूव होगा, यानी टुवर्ड्स राइट। रिएक्टेंट कम है तो उसी तरफ आ जाएगा, मुंह पे ही आ जाएगा, यानी टुवर्ड्स लेफ़्ट। बोर हो रहे हैं तो बोर्ड पे देख ले भाई क्या हुआ। द सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, राइट पे जाएगा। अच्छा, राइट को फॉरवर्ड और लेफ़्ट को बैकवर्ड या रिवर्स कहेंगे। इफ़ रिएक्टेंट इज़ एडेड, देखा एडेड बढ़ा दिया, यानी आपने उस बर्तन में और रिएक्टेंट डाल दिया और उसके मोल्स डाल दिए, तो क्या हुआ, रिएक्टेंट ज़्यादा हो गया, प्रोडक्ट कम, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्ट पैदा करने के लिए जाएगा वो कि तुम कम हो तुम भी हो जाओ, तुम कम हो तुम कम हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा हो गए। और प्रोडक्ट इज़ रिमूव, या प्रोडक्ट को उस बर्तन में से निकाल लें तो अब प्रोडक्ट कम हो जाएगी, तो इसलिए भी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा रिएक्शन। यानी ये एक और ये एक, ए और बी, इसकी समरी ये हुई जो मैं शॉर्ट हैंड में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम गया इधर, या आपने प्रोडक्ट की मिकदार घटा दी तो गया इक्विलिब्रियम इधर। बॉटम लाइन ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखें, रिएक्टेंट में कम कर दूं तो उसी तरफ आया, या मैं प्रोडक्ट बढ़ा दूं तो उसी तरफ आया। ये हुआ बी। अब या तो आप इसको समझें या रटें, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि आप समझें, क्योंकि ये भूल भुलैया टॉपिक है। ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ राइट लेफ़्ट खिचड़ी बन गई तो आपकी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
यानी ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कंसंट्रेशन की तब्दीली की, कि आप या तो रिएक्टेंट की बढ़ा दें तो अवे जाएगा, अवे कौन है, प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट को कम करवा दें तो किधर जाएगा, वो खुद ही कम हो गया तो उसी तरफ आ जाएगा सैलाब, सिंपल एज दैट। तो पढ़ लें, द सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट इफ़, ये इफ़ दो पॉसिबिलिटीज़ थी, ये देखें इफ़ दो पॉसिबिलिटीज़ थी कि हम रिएक्टेंट को या तो ऐड कर दें, यानी ये हुआ ए का 1 और ये हुआ ए का 2। सर ए क्या है भाई, ये है ए, तवज्जो चाहिए बच्चों। और प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड, देखा और के बाद वाला हो गया ये। अब लाइक वाइज आप खुद ही खेलें ताकि लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाए। इसी तरह हम एक और तरीके से भी कंसंट्रेशन को तब्दील करके ली शैडलियर प्रिंसिपल को एक्शन में ला सकते हैं। लेफ्ट पे चला जाएगा इक्विलिब्रियम अपने आप को काउंटर करने के लिए, इफ़ द रिएक्टेंट इज़ रिमूव्ड और प्रोडक्ट इज़ एडेड, यानी अब ये B का 1 और B का 2 हो गया कि या तो रिएक्टेंट को उस बर्तन में से निकाल लें तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा, अल्टीमेटली उसी तरफ जो है रिएक्शन चला जाएगा, या प्रोडक्ट बढ़ा दें तो नतीजा रिएक्टेंट कम है उस तरफ जाएगा। यानी इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप इस तरह ही बस समझेंगे, ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। और ये जो हुआ ये मेरे बोलने से नहीं हुआ ना, आपके सोचने से हुआ। ली शैडलियर ने दुनिया वालों को सबसे पहले 125 साल पहले बताया, 150 साल पहले, इसलिए यूँ हुआ। उसकी स्टडी उसने बताई थी सबसे पहले। अब एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको इलस्ट्रेट किया जाएगा इस पूरी बात को, कि टेक एन एग्ज़ाम्पल। अब वो एग्ज़ाम्पल नीचे आ रही है, आप देखें इक्वेशन की शक्ल में। अच्छा रुकें भाई, ताकि कुछ अच्छे स्टूडेंट जो मेरे साथ हैं, बल्कि सारी शायद अच्छे हैं, वो मैं अगर छुपा भी दूं तो इस पर गेम खेलें ताकि आपका लेक्चर लेने का मूड बना रहे, गुस्सा मेरे ऊपर ना आए। हाँ भाई सही कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स को गुस्सा आता है टीचर पे। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, हाँ, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, हाँ। अब ये जो एक पेज पूरा बढ़ेगा, आप इसको यूँ कर सकते हैं विदिन 5 मिनट्स। कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्टेंट हैं, यानी मैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, क्योंकि अब रिएक्टेंट की जगह हो गया पर्टिकुलर रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट जर्नल था, यानी ज़्यादा मीथेन और वाटर बनने लगेंगे। इस शिफ्टिंग का मकसद क्या है, पैदावार का बढ़ाना या चीज़ों को यील्ड को ज़्यादा करवाना, कम वक्त में ज़्यादा तेज़ी से। अब देखें यहाँ पे ये अगर हम बढ़ा देंगे तो मीथेन जिसकी प्रोडक्शन हो रही है, अगर इक्वेशन आपको नज़र आ गई है, देखें दोबारा मिटा के दिखा दिया, तो मीथेन ज़्यादा बनने लग जाएगी। इसी के बरक्स मीथेन को कम कर दें या वाटर को कम कर दें उस बर्तन में, तो भी इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा और ली शैडलियर प्रिंसिपल के उसूल के तहत वो चीज़ ज़्यादा बनेगी। अब इसी का उल्टा ये वाला करें, रिएक्टेंट कम करने का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कम कर दें, या और प्रोडक्ट बढ़ा दें, यानी मीथेन और वाटर। मुख्तसर क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया भाई? मुख्तसर ये हुआ कि अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन की या दोनों की बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम जाएगा इधर। अब समझ में आई कहानी? और अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन या किसी एक की अगर कंसंट्रेशन कम कर दूं तो इक्विलिब्रियम आएगा इधर। बन गई दो बातें। अब इसी तरह आप मीथेन और वाटर के ऊपर अपना पेन चलाएं। सर हम कैसे चलाएं, आप पढ़ा रहे हैं। आप अगर मेरे बोलने पे एक्टिविटी करेंगे तो लेक्चर के दौरान नींद कम आएगी। जी हाँ, बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं क्लासरूम में। अब मीथेन बढ़ा दें या वाटर बढ़ा दें या दोनों बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम गया इधर, या मीथेन कम कर दें या वाटर कम कर दें
या दोनों कम कर दें तो इक्विलिब्रियम क्या इधर। ब्लू पेन को ब्लू के साथ देखिएगा, रेड को रेड के साथ देखिएगा, तब ये टॉपिक समझ में आएगा, वरना ये बड़े अच्छे अच्छे लतीफ़े इसके मैंने पिछले सालों में देखे हैं। इंक्रीज़, डिक्रीज़, क्रीज़, राइट, लेफ़्ट, रटना इसका ख़तरनाक है, मर्ज़ी आपकी है। अब वर्डिंग भी देख लें जिनको जो है मुश्किल लग रही है बहुत, कि अब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम वाम तो आते हैं ना भाई, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन गैस, CH4 मीथेन जिसको नेचुरल गैस भी कहा जाता है, और H2O वाटर वेपर्स हैं, G लिखा हुआ है ब्रैकेट में। अच्छा, ये अगर आप एक्सप्लेनेशन इम्तिहान में देंगे तो स्टेट ऑफ मैटर ब्रैकेट में G लिखना लाजमी नहीं होगा। और ये रिवर्सेबल डबल एरो इज़ द ऑर्डर ऑफ द चैप्टर 7। चैप्टर 7 की पहचान डबल एरो, टू वे रिएक्शंस, रिवर्सेबल रिएक्शंस। अब वर्डिंग देखते जाएं, मैंने तो अपना शॉर्ट हैंड में समझा दिया है, आप अपनी तसल्ली के लिए मज़ीद समझते हैं। एडिशन ऑफ CO एंड H2, इसका मतलब ये ब्लू वाला एरो, सही है, ये ब्लू वाला एरो हो गया इसका 1। अब 1 के साथ 1 को टैली करें इंग्लिश में आपकी, कर लिया भाई। रिमूवल ऑफ CO और H2, यानी बर्तन में से CO और H2 को खींच लिया तो ये देखें 2 आ गया, तो इसका मतलब है ये रेड वाला, ये रेड वाला हो गया आपका 2। लेकिन इसके लिए रिलैक्स होना ज़रूरी है और जागना ज़रूरी है। अब 3, 4 आप लोग समझदार हैं, इसमें से एक 3 होगा, एक 4, डन। ये चीज़ आगे बढ़े भाई। एडिशन ऑफ CH4 और H2 और रिमूवल ऑफ CH4 और H2, यानी अब जो प्रोडक्ट पे 2 चीज़ें थी उनका शामिल करना या निकालना। अब देखिए, एडिशन ऑफ CH4 का मतलब हम प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, तो अब इसका मतलब है ये 3 हुआ। इसको टैली कीजिएगा, क्योंकि देखिए लेक्चर में और नोट्स में कुछ टीचर बताए तब वो है ना फ़ायदा, वरना आपको अगर देख देख के पढ़ा रहे हैं तो यहाँ भी मेरे कुछ होगा तब कोई मुझे जो लेक्चर मेरा लेगा ना भाई। और ये चौथा हो गया कि अगर हम प्रोडक्ट में से यानी कि CH4 मीथेन और वाटर वेपर्स में से कुछ उस बर्तन में से निकाल लें, रिलीज़ कर दें, रिमूव कर दें, तो ये ली शैडलियर का एक हिस्सा हुआ है अभी, सबर आजमा, क्योंकि अब ये कंसंट्रेशन चेंज इफ़ेक्ट हुआ। अब इसी तरह प्रेशर और टेम्परेचर 2, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें भले, लेकिन ये ऊपर गुजर गया जो मैंने आपको कोड वर्ड में बताया उसी की वर्डिंग है। तसल्ली से 1 मिनट में अगर पढ़ सकते हैं या पॉज करके अपने घरों में देख सकते हैं तो देख लीजिएगा कि इसमें हुआ क्या। कि एडिशन करने से किसी रिएक्टेंट के होता क्या है, रिएक्शन कोशेंट के हो जाता है। अब इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है भाई। रिएक्शन कोशेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशो। ये क्यू क्या चीज़ है, जिनके लिए नया लेक्चर है इन्होंने मिस किया पिछला, ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो, यानी शॉर्ट हैंड में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो। ठीक है जनाब। अब खुद ही इसमें भी खेलें, ये सर ने जो बताया इससे आप खेल सकते हैं आप। अब फ़र्ज़ करेंगे CO और H2 बढ़ाया है, तो पीछे पेज पलटें, CO और H2 क्या था, रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट को अगर बढ़ा दिया तो इसका मतलब मैथ्स के डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया, मैथ्स के अपॉन की गिनती को बड़ा कर दिया। जो लिखा हुआ है एडिशन ऑफ CO, यानी एडिशन ऑफ सम वैल्यू इन द डिनोमिनेटर। अब मैथ्स जिसको आती है, सबको ही आती है माशाल्लाह। अपॉन में गिनती का बड़ा होना रिज़ल्ट को छोटा करता है, हाँ या ना, नहीं समझे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे यही लिखा हुआ था 10/5, तो क्या जवाब आ रहा है 2 मैथ्स। और फ़र्ज़ करें अब नीचे आपने कर दिया 10, तो जवाब आ गया 1। क्या पता चला, डिनोमिनेटर को बड़ा करते हैं तो रिज़ल्ट छोटा होता है। यही इंग्लिश लिखिए, पढ़ लें कि एडिशन करने से रिएक्टेंट्स की हमारे कोशेंट की वैल्यू कम हो गई। और ये किससे कम हो गई, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल कोफिशिएंट होता है, कोशेंट होता है Kc,
ये होता है कैलकुलेशन से QC, जो न्यूमेरिकल वगैरह हम करते हैं थ्योरेटिकल, उससे होता है QC, और KC होता है एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन प्रैक्टिकल रीडिंग से। तो ये QC और KC का ताल्लुक़ चलता है, यानी ये QC है और ये KC है। अब फ़र्ज़ करें ये इससे बड़ा हो जाए, ये छोटा हो जाए, इस तरह हो जाए, तो ये ली शैडलियर प्रिंसिपल की बात समझ में आना शुरू हुई। ये KC को री अचीव करता है, री इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि जैसे ही आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ख़राब करते हैं, इस रेशो की वैल्यू ख़राब हो जाती है। जब इस रेशो की वैल्यू ख़राब होती है तो ये जुस्तजू में आ जाता है कि मैं अपनी खोई हुई वैल्यू बहाल करूं। अब खोई हुई वैल्यू का मतलब प्रैक्टिकल एक्चुअल वैल्यू की तलाश, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है, वो हम अपने पास से नहीं ला सकते। अब ये दो बातें ध्यान से रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी है इस चैप्टर में, कि QC हमारी न्यूमेरिकल्स या कैलकुलेशन की वैल्यू है, उसका रेशो, और KC जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशंस और रिएक्शन जो है उनका रेशो, उनका डिवाइड का जो है जवाब। अब ये दोनों अगर आगे पीछे हो जाएंगे तो ली शैडलियर आके इसको बैलेंस या इज इक्वल टू करवाने के लिए काम करवाएगा। अच्छा, ये टेबल वही है जो मैंने एरो से बताया, तो ये अब टेबल पे आप लोग टाइम ना लगाएं, ये टेबल वही है जो मैं कर रहा था ना, यूँ एरो लगा दिया था राइट, देख लिखा लेफ्ट शिफ्ट टू राइट, एरो लगा दिया था यूँ तो शिफ्ट टू लेफ्ट, एरो लगा दिया था यूँ और यूँ, ये 4 लगाए थे ना 1 2 3 4 करके, ये उसकी समरी है, ये उसकी समरी है। कुछ स्टूडेंट जो है पेजेस काले करें तब फ़ायदा होगा भाई, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कुछ स्टूडेंट जो है वो लिखने के बजाय जो है वो कुछ और कर रहे हैं। इसको लेक्चर के तौर पे लें भाई, अगर आप जो है बिहाइंड द कैमरा हैं या इन फ्रंट ऑफ कैमरा हैं। दूसरा आ गया भाई इफ़ेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज बाई प्रेशर। अच्छा, आपकी बुक में ये हेडिंग लगी हुई है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज आपकी बुक में हेडिंग लगी हुई है, लेकिन सर जब बाद आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं, संभालिएगा, मैंने ऐसी हेडिंग क्यों लगाई है, इफ़ेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज बाई प्रेशर। अगर आप लोगों ने मेरे साथ या कहीं भी चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, याद माजी चैप्टर नंबर 4 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 गैस, लिंक बनाए भाई पढ़ाई का, तब आपको अच्छा लगेगा। अब जो गैसियस मैटर है उसमें एक लॉ था बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ क्या कहता था, मैं बताऊं? मैं तो बताता रहूँगा बेटा, आप भी थोड़ा दोहराओ। वो ये बोलता था कि जब किसी गैस पर या किसी सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है तो चीज़ श्रिंक हो जाती है। करके देख लें, प्रेशर दबाऊंगा दबाऊंगा दबाऊंगा, ये चीज़ दब जाएगी, यानी कम जगह में आ जाएगी, यानी वॉल्यूम में रिड्यूस हो जाएगी। अब आपको हेडिंग समझ आई कि क्यों लगाई, क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हेडिंग है कि इफ़ेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज बाय प्रेशर। प्रेशर आता है या जाता है, बढ़ता है या कम होता है, तो उसके डिपेंडेंस फैक्टर के तौर पर वॉल्यूम कम होता है या ज़्यादा होता है। अंडरस्टैंडिंग कोशिश करें, यानी प्रेशर तब्दील होगा तो वॉल्यूम तब्दील होगा, वॉल्यूम जादू से तब्दील नहीं हो सकता। यानी इसको यूँ समझ लें कि एक बैलून है मेरे पास, गुब्बारा, मैं दुआ मांगूँ कि वो फूल के मोटा हो जाए, हो जाएगा? इतना बुज़ुर्ग नहीं हूँ भाई, लग रहा हूँ नहीं हूँ। इसी तरह जो है आपके गाड़ी के या बाइक के टायर में हवा जो है कम हो गई है, दुआ मांगे कि बढ़ जाए, नहीं होगा। क्या मतलब, या तो प्रेशर देना पड़ेगा या प्रेशर कम कराना पड़ेगा। ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े भाई। एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाना, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज्ड वॉल्यूम। कहानी समझ आई? वही बॉयज़ लॉ काम में आ रहा है कि जैसे ही प्रेशर को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उस तरफ मुंतकिल होने की कोशिश करेगा जिधर वॉल्यूम कम था, एंड वाइस वर्सा। दैट इज इफ प्रेशर इज डिक्रीज्ड देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम।
यही गेम बनी कि प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम घटाएं, और अगर प्रेशर कम कराएं तो वॉल्यूम बढ़ाएं। ब्लू को ब्लू के साथ देखिएगा, रेड को रेड के साथ देखिएगा, तो ये वर्डिंग उसके साथ फिट होकर आपको थोड़ी हजम हो सकती है कि प्रेशर का बढ़ना इक्विलिब्रियम को उस तरफ ले जाएगा। अब उस तरफ किस तरफ, अब डिपेंड करेगा, इसमें नीचे इक्वेशन है दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको, कि इधर अगर बढ़ा दिया तो उधर कम वाले की तरफ जाएगा, इधर बढ़ा दिया तो इधर कम वाले की तरफ जाएगा। क्या चीज़ कम? कम वॉल्यूम की तरफ, कम वॉल्यूम की तरफ जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट है इसकी इलस्ट्रेशन आपको एग्जाम्पल से नीचे मिलेगी इक्वेशंस की मदद से। अब यहाँ देखते जाएं और रुकते जाएं, देखते जाएं और रुकते जाएं। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, तो कितने मोल आपको इसके साथ नज़र आ रहे हैं? 2। वेरी गुड। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वहाँ 1 होता है। वेरी गुड। तो 2 + 1 कितना होता है? 3। अब मोल जो है उसका ताल्लुक वॉल्यूम से है कि सर आपने वॉल्यूम लिखा, ब्रैकेट में मोल लिख दिया, मोल गिनवा रहे हैं, लिख दिया वॉल्यूम। ये क्या घन चक्कर है? घन चक्कर नहीं है बेटा, ये है सिर्फ लिंक्स पढ़ाई का। याद दिलाऊं? एवोगैड्रोस लॉ, मोल बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बढ़ता जाता है। चैप्टर 1, चैप्टर 4। तो ये लिंक्स करने से पढ़ाई थोड़ी अच्छी हो जाती है मेरे ख्याल से, वरना हर दिन एक नया दिन है। मैं आज लेक्चर दूँ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि मैं लिंक्स बोलूँ। चले आप ब्लैंक हो इस वक्त, कोई मसला नहीं है, आप इसको रेफ़र करें इस लेक्चर के ख़त्म होते हुए। यहाँ पे जल्दी से कोड वर्ड में लिख लें कि इसका रेफरेंस दिया टीचर ने कि सी चैप्टर 1 मोल वॉल्यूम STP 22.4 DM³ वाला लेक्चर, और चैप्टर 4 एवोगैड्रोस लॉ। क्या अभी ये लेक्चर चल रहा है, सर रेफरेंसेस दे रहे हैं अपने दिमाग से, टीचर हैं, आप जाके टैली कर लें। क्या हुआ? आपको टॉपिक और अच्छा समझ में आ गया, आप चीता हो गए माशाल्लाह। A ग्रेड हो तो A1 हो गए, B ग्रेड हो तो A ग्रेड हो गए। ये होता है भाई, लेक्चर आप किसी का भी लें, समझ के और टाइम लगा के लेंगे तब रिज़ल्ट अच्छा बनेगा। तो अब देखें 2 + 1 3, और इधर कितना है? 2। सल्फर ट्राइऑक्साइड का 2। अब ली शैडलियर बताऊँ क्या होगा? ली शैडलियर ये होगा कि अगर मैं इस सल्फर डाइऑक्साइड वाले की तरफ प्रेशर बढ़ा दूंगा तो ये मूव कर देगा प्रोडक्ट साइड पर, क्योंकि उधर कम है, कम है। ये देखें 2 + 1 3 ज़्यादा है, यानी इधर यूँ समझे मैंने इधर हाथ दबा दिया उस गुब्बारे पे, तो उसकी हवा उस तरफ पिचक के निकल गई जिधर कम था। 3 2। अब नीचे की इक्वेशन दिखाने से पहले आप खेलें, अगर आपको लेक्चर लेने में अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। अब कोई ऐसी इक्वेशन सोचें जिसमें इधर कम हो उधर ज़्यादा हो। कोई ऐसी इक्वेशन सोचें जिसमें इधर मोल कम हो प्लस करने से, उधर ज़्यादा हो। हम ही बताएं यार, ये तो फिर ज़्यादती वाली बात है। नहीं चले बता देते हैं भाई। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एक चीज़, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि मेरे नोट्स में या मेरे इस लेक्चर में भी सेकंड एग्जाम्पल है, इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, कि सर भी अभी रटे हुए होते तो शायद ये मैच हो जाए, शायद ना, आई डोंट नो, देखते हैं। अब यहाँ पे PCl5 की डिकम्पोजिशन से निकलेगा PCl3 और Cl2। अब बताएं यहाँ 1 है और यहाँ 1 + 1 2 है, तो यहाँ 1 और यहाँ पे 2, 1 2 से छोटा है। अब अगर इस सिस्टम पे आपने प्रेशर बढ़ाया तो इधर आ जाएगा, मुंह पे आ जाएगा रिएक्शन। कोशिश तो करें बेटा, यानी थीम ये बन रही है कि इंक्रीजिंग द प्रेशर मूव द सिस्टम इक्विलिब्रियम टू द साइड ऑफ लोअर वॉल्यूम, डिक्रीज वॉल्यूम। आसान उर्दू में प्रेशर का बढ़ाना किसी सिस्टम इक्विलिब्रियम को उस तरफ मूव करता है जिधर कम हो, यानी कम वॉल्यूम या कम मोल हो। और इसका उल्टा भी कर सकते हो, सर अगर हम वहाँ पे प्रेशर कम कर दें तो ज़्यादा की तरफ आ जाएगा, कॉमन सेंस। ज़्यादा करेंगे तो कम की तरफ जाएगा, कम कर देंगे तो मुंह पे उल्टा आएगा। तो ये आप, अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर कोई फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टैंड फॉर एक्टिव मास, यानी मोल पर DM³ कि कितने बड़े बर्तन में, कितने वॉल्यूम के बर्तन में, DM³ के बर्तन में, वेसल या कंटेनर में कितने मोल आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए, दैट इज़ एक्टिव मास, स्क्वायर ब्रैकेट इसका निशान।
न्यूमेरिकल्स भी हैं भाई इस चैप्टर में। वर्डिंग पढ़ लें क्योंकि वर्डिंग इसके साथ लिखनी होती है। प्रेशर इज इंक्रीज बाय पुशिंग द पिस्टन। बॉयज़ लॉ फिर से बताऊं, बॉयज़ लॉ भाई गैस पे स्टडी है। गैस खुली जगह में कैसे करेंगे स्टडी? बर्तन में लेंगे, बर्तन में बंद करेंगे तो दबाएंगे कैसे भाई? हाथ से दबाएंगे, हाथ तो मेरा अंदर चला गया। तो कभी गैस को या इस तरह की सब्सटेंस को कंप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। जैसे कि फिजिक्स में आपने पढ़ा पास्कल्स प्रिंसिपल। लिक्विड को कैसे कंप्रेस करेंगे? लिक्विड को कैसे कंप्रेस करेंगे? हाथ से। मैं तो अंदर चला जाऊँगा टब के अंदर, बाल्टी के अंदर या मग्गे के अंदर, हाथ से दबाऊँगा पानी को, मैं तो अंदर चला गया। सर मजाक कर रहे हैं? समझा रहे हैं भाई। तो देखिए पिस्टन के ज़रिए हम उसको कंप्रेस करेंगे। और देखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर आया बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता था, रिवीजन एंड रिवीजन। और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, जो भी मैंने मिटाया कि पी बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। नतीजा आपके सामने पढ़ लें, वही हुआ जो मैंने बताया था, यानी रिएक्शन मूव करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा अपने आप को रीइस्टेब्लिश करवाने के लिए। आगे बढ़े भाई। अच्छा रुक जाए भाई, ये है समरी बहुत कीमती, इसके ऊपर अपना पेन चलाएं। 1 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 3 2 + 1। अब खुद ही गेम खेलें और सामने देखें। जिसको अभी टॉपिक नहीं समझ में फिर कभी नहीं आएगा भाई। ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, चेक कर लें। इसमें इधर 1 है और इधर 3 है, लिखा हुआ है शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर प्रेशर बढ़ाया और देखा घटाने पे अपने मुंह पे आएगा, इसलिए एक कॉलम समझें, दूसरा उसको काउंटर खुद अरेंज करें। अगर आप दोनों याद करेंगे ना मिक्स हो जाएगा। इस पे आ जाए। 1 + 3 4 हुआ और 2 + 1 3 हुआ। अब 4 3 से ज़्यादा है, 1 3 से कम है और 2 2 के बराबर है। 1 + 1 2 हो रहा था ना। ये MCQs है बहुत कीमती। MCQs इस तरह आ जाती है कि एक इक्वेशन दे देगा, कहेगा इसमें से किसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा या लेफ़्ट पे जाएगा या नो वेयर जाएगा। तो इसको इस तरह समझें कि जिधर कम वॉल्यूम होगा उधर जाएगा प्रेशर बढ़ाने पर। देख लें खुद ही, यकीन नहीं आ रहा, देखें 3 वाले पे बढ़ाया तो लेफ़्ट गया, 4 वाले पे बढ़ाया राइट गया, और इक्वल वाले पे बढ़ाया कहीं नहीं गया। ये निशान देख लें भाई। लेफ़्ट मूव गया, राइट मूव किया, नो वेयर। क्या सीखा MCQs ITQ के लिए कि अगर ऐसी इक्वेशन दे दे रिवर्सेबल जिसके दोनों तरफ के मोल वॉल्यूम बराबर हो रहे हों, प्रेशर चाहे बढ़ा दें चाहे घटा दें कहीं नहीं जाएगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों तरफ इक्वली वो ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑलरेडी बैलेंस में मोल हैं, वॉल्यूम है। तो अगर इधर मैंने दबाव डाला उधर भी उतना ही शिफ्ट हो जाएगा, उधर डाला तो इधर भी उतना ही शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कमी किधर है ही नहीं। समझे इस बात को, कमी किधर है ही नहीं। तो चाहे इंक्रीज़ करें प्रेशर चाहे डिक्रीज़ करें, नो वे शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। आखिरी टेम्परेचर चेंज है। अच्छा, टेम्परेचर चेंज के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, क्योंकि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक वो जिसमें हीट जा रही होती है और एक वो जिससे हीट आ रही होती है। जा रही होती है, आ रही होती है। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज एडेड टू द रिएक्टेंट, एक्सोथर्मिक इन विच हीट इज इवॉल्व्ड अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। याद आया? एक्सोथर्मिक जिसमें खारिज हो रही हो, निकल रही हो हरारत और गर्मी, और एंडोथर्मिक जिसमें दाखिल हो रही हो। एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड। बहुत बचपन में हम करते थे भाई। अब इसमें ये आपको ध्यान रखना होगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, इसकी बुनियाद पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा।
इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग का दायरा इस बात पे होगा कि रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इसकी भी एक शॉर्ट एंड टेक्निक बता दूं तो ये वर्डिंग पढ़ते रहिएगा। अगर तो एंडोथर्मिक है तो अभी आप लोगों ने क्या बोला भाई कि एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो रही होती है, ऐसी है। अब आप एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दें, कॉमन सेंस लगाएं क्या होगा मेरे बोलने से पहले। A reaction which has already taken in the heat, you increase the temperature on such system or reaction. सर भूले नहीं है, मौका दे रहे हैं कि आप भी सोचें मेरे साथ। अरे हटो बचो हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, भागो, रन फॉर योर लाइफ। नहीं समझे? रिएक्शन अबे भागेगा भाई, रिएक्शन अबे भागेगा, क्योंकि ऑलरेडी हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, ऑलरेडी गर्मी आ रही थी और किसी ने फुलझड़ी भी जला दी तो वैसे भागेंगे। ये कॉमन सेंस से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये वर्डिंग के साथ ये कर लेंगे तो कम से कम ये गलती नहीं होगी कि फॉरवर्ड को रिवर्स नहीं लिखेंगे। अब इससे 4 एरो आप बनाएं कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाया तो टूवर्ड्स राइट, फॉरवर्ड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अब एंडो में ही अगर टेम्परेचर कम कर दें तो किधर इक्विलिब्रियम आएगा, एक्सो में अगर बढ़ा दें तो किधर जाएगा, एंडो में अगर कम कर दें, एक्सो में अगर कम कर दें सॉरी तो किधर जाएगा। काइंडली अपना अपना करें भाई। अगर कोई घर में भी कंबाइंड स्टडी कर रहा है तो घर में कंबाइंड स्टडी में भाई से बहन छाप रही है, ऐसे तो नहीं करो, अपने अपना हिस्सा डाले भाई। सर आप किससे बोल रहे हैं? आप लोगों से यार। अब अगर एंडोथर्मिक ही है लेकिन टेम्परेचर कम हो गया, इतनी सी बात बोल रहा था, इसमें छापने का नहीं था कुछ भी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है तो अब टेम्परेचर बढ़ाने से अपने मुंह पे आएगा, और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटाने से अवे भागेगा। इतनी सी है बात। अब रटना चाहें, समझना चाहें, जो करना चाहें, कॉमन सेंस सिरा पकड़ें, क्योंकि देखिए सबसे आसान सिरा है एंडोथर्मिक का। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक में एक स्टूडेंट और एक बच्चा जानता है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ, अलॉन्ग विद द रिएक्टेंट। अब उस माहौल में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी कोई हीटर चला रहे हैं या कोई बर्नर जला रहे हैं या वहाँ पे आग लगा रहे हैं, तो लाजमी क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। अब देखिए ये एक सिरा अगर मिल गया ना आपको समझने का, आप इन तीनों को कोशिश कर सकते हैं। क्या अब एंडो में ही मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे तो ठंडक आने लग जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ पे स्प्लिट चला दिया, कोई चिलर चला दिया, तो क्या होगा? बैलेंस करने के लिए रिएक्शन अपने मुंह पे आएगा, यानी मोर रिएक्टेंट देगा। इतनी सी है बात। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बिस्मिल्लाह, आपके सामने ये ली शैटलियर, ये उसकी वर्डिंग, आप चाहें तो कॉपी या चाहें तो समझें। देखा, एक्सोथर्मिक इन वन डायरेक्शन और एंडोथर्मिक इन अदर डायरेक्शन। अच्छा, ये आपका निशान चैप्टर 11 में आएगा, तो अभी मुझसे मत पूछिएगा काइंडली। ये एंथैल्पी चेंजेस हैं, चैप्टर नंबर 11 में आएगा, जिसमें टॉपिक होगा खुद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मुख्तसर बता सकता हूँ कि अगर ये एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर ये एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी इसका साइन कन्वेंशन डिसाइड करवाता है कि रिएक्शन कैसा है। और ये आपके रिएक्शन जो होते हैं इक्वेशन वाले, उसके आगे की तरफ लिखा होता है डेल्टा एच पॉजिटिव या डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि इसमें भी ITQs हैं, इसमें भी MCQs हैं। क्या आप ना लैब में जा रहे हो ना इंडस्ट्री में जा रहे हो, मियरली बाय लुकिंग एट द इक्वेशन कैसे फतवा दोगे कि फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन या रिवर्स? इसका निशान आपको बताएगा। पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक से पकड़ेंगे, डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक से पकड़ेंगे। कुछ लिख लो बच्चों। सर हम कहीं और के नोट्स यूज़ करते हैं, भले आप कहीं और के नोट्स यूज़ करें, अभी तो मूड बनाने के लिए थोड़ा लिख लें। थोड़ा सा ऊपर कर दें भाई, ताकि ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस लोग देख सकें क्या लिखा हुआ है। ये आ गया भाई, अ डिक्रीज इन टेम्परेचर
फेवर द रिएक्शन टू प्रोसीड इन द एक्सोथर्मिक। देखा आ गया, डिक्रीज करना एक्सोथर्मिक को फेवर करेगा। इस डिक्रीज के साथ जोड़ें एक्सो को, हो गया। अब ज़रा जोड़ें मेरे डिक्रीज के साथ एक्सो को, हुआ फेवर। फेवर का मतलब होता है कि केमिस्ट को और इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए, माल ज़्यादा चाहिए, कम वक्त में ऑर्डर डिलीवर करने हैं। पता चला ली शेडलियर की क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी आज के लेक्चर में है, सबर, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट के काम का है, आपके काम का हो या ना हो। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इसको इस्तेमाल करेगा और कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन और यील्ड देकर तेज़ी से प्रोडक्शन के ऑर्डर डिलीवर करेगा। वरना अगले को ऑर्डर मिलने लगेगा कि भाई तुम तो कह रहे हो कल आ जाना, परसों आना, अभी तैयार नहीं है माल। ये इंपॉर्टेंस है ली शेडलियर की, आपको भले बोर कर रहा हो। और आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ब्रैकेट में एक्सो की वजाहत लिखी हुई है कि हीट इवॉल्व होती है। वेयर एज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, रिएक्शन प्रोसीड्स एंडोथर्मिक, एंडो को फेवर करेगा बढ़ाना। अब चेक करें मेरे टेम्परेचर के बढ़ने को एंडो के साथ, तो नज़र आया कि यहाँ पे पहले और चौथे को सिर्फ बयान क्यों किया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा। ओ भाई एरो राइट पे जा रहा है, प्रोडक्ट चाहिए यार। कौन चाहेगा कि दोबारा रिएक्टेंट लेके घर जाए, प्रोडक्ट चाहिए। तो देखिए इसका एरो राइट, इसका एरो राइट, राइट का एरो, फॉरवर्ड का एरो प्रोडक्ट की तरफ जाता है ही। अब कुछ समझ में आता है ही। ये देखें, ये मैं कह रहा था कि देखिए एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन। देखें आगे लिखा हुआ है नेगेटिव, लिखा हुआ है नेगेटिव। अब मैं आपसे अगर कहूँ इसमें खेलें एमसीक्यूज़ के लिहाज से और आईटीक्यूज़ के लिहाज से, कि फॉर एग्जांपल इसकी एमसीक्यूज़ या आईटीक्यूज़ आ गई कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, बताएं इक्विलिब्रियम किधर गया। जागे बच्चों मेरे साथ, मैं भी जाग रहा हूँ। कहेंगे सर लेफ्ट पे आएगा, मोर PCl3 एंड Cl2 विल बी फॉर्म। सर कैसे, जो मिटाया है वो दोबारा, आप देखें मेरे तो दिमाग में भी लिखा हुआ था, तब लिखा था ना, क्योंकि एक्सोथर्मिक तय हो रहा है नेगेटिव से। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर का बढ़ाना रिवर्स फेवर करता है, एक्सोथर्मिक में उल्टा हो जाएगा, एंडोथर्मिक में बढ़ाने से अवे जाता है। इसमें कम रखेंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा देगा। तो इस तरह भी सवालों को तैयार कीजिएगा। ये रेक्टिफिकेशन का टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन इसमें एमसीक्यूज़ आईआईटीक्यूज़ हैं। इस तरह से एक इक्वेशन देगा, आगे डेल्टा एच को नेगेटिव या पॉजिटिव लिखेगा और ऑप्शन बना देगा। या आईटीक्यू का मतलब होता है इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, सेक्शन बी में आ जाएगा कि इस तरह की 4 इक्वेशन देके गएगा, किस में कंसंट्रेशन बढ़ाने से प्रोडक्ट बनेगी ज़्यादा, किस में टेम्परेचर कम करने से प्रोडक्ट बनेगी ज़्यादा। एक एक लाइन का सवाल होगा, यकीन करिए जो इतना आप लिख रहे हैं और 4 नंबर लेंगे, वो 2-2 लाइन में आपको 4 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ आप पिक करेंगे क्या कहना चाह रहा है टीचर। वो कहेगा इस तरह की इक्वेशन में कि टेम्परेचर इंक्रीज विल फेवर द रिएक्शन। इसी में वो वाला भी खेल लें, तीनों एक साथ बता दूं क्योंकि आखिरी हेडिंग है ना। कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने PCl3 की, तो मोर प्रोडक्ट बन गई, कंसंट्रेशन का रिवीजन हो गया। क्लोरीन की आपने जो है कंसंट्रेशन बढ़ा दी, प्रोडक्ट ज़्यादा यानी PCl5 ज़्यादा बन गया। क्लियर। अब प्रेशर वाले पे हैं, प्रेशर में इधर 1 मोल है, इधर 1 मोल है, 1 + 1 कितना होता है 2, इधर कितना है 1, 2 1 से ज़्यादा है, सही है। अब प्रेशर वाला खेले मेरे साथ, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे इस वाले सिस्टम पर तो प्रोडक्ट बनेगी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से कम मोल या वॉल्यूम की तरफ जाएगा। हो गया सही। अब मैं चाहता हूँ PCl5 ज़्यादा बनाऊँ टेम्परेचर के लिए, तो आपको पहले ये पकड़ना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर ये इम्तिहान में ना दिया हो तो आप नारे लगाएंगे कि टेम्परेचर इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव बताएं, क्योंकि ये 100 रिएक्शन है, आपको याद थोड़ी करने, आपको पता हो कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यानी ये इम्तिहान में दिया हुआ होगा, प्रिंटेड होगा। अब इसमें मैं बोलूँगा कि टेम्परेचर कम रखने से
प्रोडक्ट बनेगी। देखा तीनों की समरी आ गई। अब भी समझ नहीं आया या मैं नहीं समझा पाया तो शायद नहीं हो कभी। यानी कंसंट्रेशन का बढ़ाना रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट ज़्यादा देगा, प्रेशर का बढ़ाना प्रोडक्ट ज़्यादा देगा। सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ, अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बदल दूँ, आपको खेलना है कंसंट्रेशन में तो रट भी सकते हो, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बनती जाएगी। लेकिन बी अवेयर प्रेशर में और टेम्परेचर में। प्रेशर में आपको ये मोल वॉल्यूम के ज़रिए तय करना होगा और टेम्परेचर में एक्सो एंडोथर्मिक की नेचर से तय करना होगा। तुक्का लगाया तो मेरी जिम्मेदारी, मैंने पूरी जान लगा के समझा दिया भाई कि आपको एक्सो एंडोथर्मिक देख के तय करना होगा। थोड़ा सा रुकिएगा भाई ताकि कुछ स्टूडेंट देखना चाह रहे हैं तो देख लें। ये देखें लिखा हुआ आ गया कि द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। अब इस रिएक्शन में से आवाज़ आ रही है, मैं एक्सोथर्मिक हूँ, इससे आ रही है आवाज़ नेगेटिव से। देखा, अब देखें क्या हुआ, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग सम हीट। अब देखें इसमें टेम्परेचर बढ़ाने की इंग्लिश लिखी हुई है, सही है, खुद देखिएगा क्या होगा। पढ़ें क्या लिखा हुआ है, क्या द सिस्टम टेंड्स टू स्पीड इट इन द लेफ्ट डायरेक्शन। आया, कोई तो हो जो रटने वाला ना हो मेरे सामने। था एक्सोथर्मिक और टेम्परेचर बढ़ाने की बात कर दी तो मुंह पे आएगा। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से आवेज आता है। तो नतीजा क्या हुआ, अल्टीमेटली द सिस्टम री इस्टेब्लिशेस। अच्छा, इसके बाद चले मत जाइएगा भाई, 5 मिनट शायद और ले लूँ। क्यों? क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इम्तिहान में अक्सर आती है, एक्सप्लेनेशन भी आती है। एक चीज़ आएगी तो एक लिखेंगे, दोनों चीज़ आएगी तो दोनों लिखेंगे। ये 2 in 1 क्वेश्चन है, 2 in 1 क्वेश्चन है। सेक्शन सी में आ गया तो 8 मार्क्स का है, कुछ अंदाज़ा है? 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का। चलें भाई, अब इसकी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। अच्छा, ये समरी है, देखनी है तो देख लें भाई, थोड़ा ऊपर कर लें, देख लें भाई समरी। वही हुआ, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक पे टेम्परेचर बढ़ाया तो देखें मुंह पे आया लेफ़्ट। गौर किया आपने, टेम्परेचर बढ़ा लेफ़्ट, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सोथर्मिक का था। खुद ही अब देखें, पॉजिटिव से एंडोथर्मिक मिला, पॉजिटिव से एंडोथर्मिक मिला। अब खुद ही खेलें, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएं तो दूर भागा। पॉसिबल तो है अगर आप कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन भूल भुलैया है, मैं इस पे कायम हूँ। इसको लर्न करके रट के बेआसरा बताएं इनाम। ये इंक्रीज डिक्रीज राइट लेफ़्ट मिक्स हो जाएगा सारा, ये टेक्निकल है ये। मैं देखिए इसका सिरा पकड़ के पढ़ा रहा हूँ। मुझसे कहते सर आप कैसे, अगर ये अभी हटा दें आप पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह पढ़ा दूँगा, क्योंकि मुझे सिरा और इसकी नॉलेज बेसिक्स पता हैं। आप भी उसकी कोशिश करें, भले आपको टीचर नहीं बनना है, लेकिन इससे ये होगा कभी अगर डी ट्रैक हो जाएंगे आप खुदा से इम्तिहानी कमरे में कि इंक्रीज़ था या डिक्रीज़ था, फॉरवर्ड था या रिवर्स था, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग आपको वापस ट्रैक पे लाएगी। मान ले मेरी बात, रट्टाफिकेशन कभी आपको ट्रैक पे वापस नहीं लाएगा वंस यू आर लॉस्ट। तो इसका सिरा भी एक रखिएगा अपने साथ रटने के अलावा। अच्छा, इसका मैं जिक्र कर रहा था, सिर्फ देख लें, 2 लाइन का लिखा हुआ है कैटलिस्ट, जो मैंने कहा बुक में आपके नहीं है, लेकिन चौथा फैक्टर। इसकी तफसील आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 11 में और चैप्टर 9 में भी मिलेगी। कैटलिस्ट, कुछ टीचर्स का और कुछ ऑथर्स का मानना है कि कैटलिस्ट भी रिएक्शन को तेज़ आहिस्ता करता है, लेकिन एक अंदर की बात बताऊँ, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, ना इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करता है। ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या सुस्त करवाता है, यानी कम वक्त में रिएक्शन कंप्लीट करवा देता है या थोड़ा देर में करवा देता है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को नहीं डिस्टर्ब करता है।
लेकिन इम्तिहानी लिहाज से बता दूं, आपको वो 1 2 3 हेडिंग तक महदूद रहना है अगर ली शैटलियर्स की एक्सप्लेनेशन आई। अच्छा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एक तरह का रिवीजन है, तो आप ये कम से कम वक्त में कर सकते हैं। इसमें अब करना क्या है, 1 मिनट का अगर ब्रीफ कर दूं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से मुराद ये है कि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए अगर आप हाई यील्ड, हाई प्रोडक्शन चाहते हैं किसी मेजर प्रोडक्ट की, तो व्हाट पैरामीटर शुड बी अडॉप्टेड। तो वही 3 पैरामीटर रहेंगे, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। अब जैसे आपके सिलेबस में रखा गया हैबर बॉश प्रोसेस से अमोनिया की प्रोडक्शन, बड़ी मशहूर प्रोडक्शन थी, कभी अगर आपने पढ़ी हो, अमोनिया NH3 जो हैबर बॉश प्रोसेस से बनता है इंडस्ट्रियल, और एक सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। वो अनएक्सपेक्टेड सवाल है, अलग से पूछेंगे फीडबैक में तो हम बता देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड भी है कि सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, कॉन्टैक्ट मेथड से जो है प्रोडक्शन, ये दोनों ली शैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए, ताकि कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो अब आपको इसमें वो 3 याद रखना है, तो ये रिवीजन हो जाएगा। यानी आपको ये देखना है कि अमोनिया बनती कैसे, ये बस इस पूरे पे गौर करें और 5 मिनट, वरना अगर पेज देखेंगे तो 1.5 पेज पर है ये। पहले ये देखें कि आपको बनाना क्या है, अमोनिया। कंसंट्रेशन, यानी अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ ज़्यादा मिकदार में रिएक्शन के लिए लूँगा, ज़्यादा अमोनिया बनाऊँगा, सिंपल एज दैट। नंबर 2 और 3 में मोहतात रहना है। 1 + 3 कितना होता है, अभी क्या भी भूल गया, ऐसा तो नहीं करें यार। 1 + 3 कितना होता है, और वहाँ 2 कितना होता है, आंसर 2 कितना होता है, 2 ही होता है। तो 4 ज़्यादा होता है कि 2 ज़्यादा होता है। यानी अब अगर मैं अमोनिया ज़्यादा बनाना चाहता हूँ तो प्रेशर ज़्यादा रखवाना पड़ेगा उस माहौल पे, उस बर्तन में, उस कंटेनर में, उस चैम्बर में इंडस्ट्री के, या कम। आप पे छोड़ रहा हूँ, वरना वर्डिंग दिखा दूँगा, क्योंकि देखिए उसका रिवीजन है, प्योर रिवीजन। अगर जाग रहे हैं, एक जुमले में मैं बोल दूँ, प्रेशर ज़्यादा रखवाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। कम किधर है, अमोनिया, धड़ाधड़ अमोनिया पैदा होगी, अमोनिया प्रोडक्शन होगी। टेम्परेचर, इस पे आपको गौर करना पड़ेगा कि अमोनिया की सिंथेसिस एक्सो है कि एंडो है। माइनस नज़र आ रहा है, एक्सो है, एक्सोथर्मिक चेंज है। अब यहाँ पे एक बारीकी बता रहा हूँ, स्टेरिक लगा के लिखिएगा। अब एक आम स्टूडेंट, एक आम ऑब्जर्वर कहेगा कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर लो जो होता है, कम जो होता है, वो फेवर करता है। पीछे जो एरो लगाए थे पलट के देख लें भाई, मैं तो बोल रहा हूँ दिमाग से। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर का कम रखवाना फेवर करता है प्रोडक्शन को, यानी प्रोडक्ट को, फॉरवर्ड रिएक्शन को। अब एक स्टूडेंट और एक कॉमन सेंस वाला बोलेगा कि अमोनिया की प्रोडक्शन में टेम्परेचर को कम रखवाना चाहिए। जुमला सही से सुना, टेम्परेचर कम रखवाना चाहिए, बट एक्चुअली टेम्परेचर इज केप्ट हाई। अब यहाँ पे ज़रा दिमाग लड़ाइएगा, तब ये टॉपिक एंड हो रहा है, लेक्चर भी। एक चीज़ होती है ख्वाहिश, और एक चीज़ होती है थ्योरी, और एक चीज़ होती है एक्चुअल, और एक चीज़ होता है प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल। अब ज़रा ख्याल रखिएगा जो बोलूँगा। ख्वाहिश मेरी क्या है, अमोनिया ज़्यादा बनाना, हाँ या ना। मैं कौन, इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी मैन्युफैक्चरर ऑफ अमोनिया इन बैरल्स। बड़े बड़े कंटेनर बन रहे हैं और सप्लाई हो रही है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ अमोनिया का इस्तेमाल होता है। कम वक्त में बनाना चाहता हूँ, हाँ या ना। ये चीज़ ये पकड़ा ना आपने, कम वक्त में। अब ज़रा ध्यान रखें जो अब बोलूँगा। एक टॉपिक हमने पढ़ा था बहुत सालों पहले, नहीं अभी फर्स्ट ईयर में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, कि जब किसी जगह गर्मी आती है, टेम्परेचर आता है, तो मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। सही कहा। तो एक जर्नल फिनोमिना ये है कि अगर हम गर्म रखेंगे माहौल, तो जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा होगा वहाँ पे मॉलिक्यूलर कोलिजन ज़्यादा होता रहेगा। तो नतीजा क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये लफ्ज़ याद रखिएगा, इफेक्टिव कोलिजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि जब मॉलिक्यूल टकराते हैं आपस में, तो जो इफेक्टिवली टकराते हैं वो प्रोडक्ट पैदा करते हैं, बाकी नहीं।
तो अब यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको अब दिमाग में झंझनाहट पैदा करेंगी कि रखना चाहिए टेम्परेचर लो, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ केप्ट हाई बिकॉज टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये पॉइंट एक समझना है कि वक्त भी एक पैरामीटर है जो इस थ्योरी में नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर गर्म करेंगे हम उस कंटेनर वेसल को तो कोलिजन की वजह से, इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगी, चाहे एक्सो चाहे एंडो। तो इसलिए रखने चाहिए लो, लेकिन रखते हैं प्रैक्टिकली हाई। अब जिसको थोड़ा हाजमा है 2-3 मिनट में बिट बाय बिट रुकिएगा ताकि ये, और ये जाने से पहले पहले बता दूं मार्किंग ली शैडलियर प्रिंसिपल के साथ इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पहले पक्की कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन बाद में। रीज़न कि अगर आप कभी 10-20 साल के पेपर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन 90% पूछता है, एक्सप्लेनेशन कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। तो अब एक साई ऑफ रिलीफ, सांस लें अच्छा सा ठंडा सा कि एक्सप्लेनेशन तो ज़्यादा लंबी थी, ये तो आप कह रहे हैं 1-1.25 पेज का है, अब घाटे का सौदा नहीं है। आप ज़रा रिलैक्स होकर टॉपिक को एंड करें कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम में कि ज़्यादा आती है, एक्सप्लेनेशन कम इसलिए आती है कि वो इसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी तीनों हेडिंगें। अब ज़रा देखते हैं भाई, अमोनिया की सिंथेसिस, ख़ास बातों को हाईलाइट कर दिएगा 1:3, क्योंकि 1:3 सही है, ये हो गया। दूसरा ये हाईलाइट कीजिएगा भाई 1 + 3 = 4 और 4 इज़ ग्रेटर देन 2, और ये माइनस एक्सोथर्मिक। अगर आपने ये कर लिया हाईलाइट तो बाकी वर्डिंग सारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप 1-1 मिनट रुक के देखते जाएं और फिर उसके बाद छुट्टी मना सकते हैं। रुक जाएं भाई, ये देख लें। अगर प्रेशर हाई रखेंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी, क्योंकि देखें 4 मोल्स रिएक्टेंट के थे यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का सम, और 2 मोल प्रोडक्ट के थे यानी अमोनिया के। तो हमारा प्रेशर ज़्यादा रखना प्रोडक्ट देगा। और प्रैक्टिकली ये वैल्यू प्रैक्टिकल है कि एक्चुअल इंडस्ट्रीज़ में अमोनिया जहाँ बन रही होती है वहाँ 2 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। सर क्यों ज़्यादा है? क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक हमारा सी लेवल पर है, तो 200 गुना ज़्यादा, बिल्कुल पिचक ही जाऊँगा मैं अगर इसके नीचे आऊँगा तो सोचो अमोनिया कितना धड़ाधड़ बनेगी। टेम्परेचर लो, आगे चलेगा भाई, थोड़ा सा ब्रेक, रुक जाएं भाई, ब्रेक लग गया। ये देखें, अब यहाँ पे आपको जुमला समझना है कि है एक्सोथर्मिक, सही, डिक्रीज जो है वो फेवर करेगा, सही है, हजम हो रहा होगा, ठीक है। आगे लेकिन लिखा हुआ है एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? वो आइडियल और वो हाई टेम्परेचर जिस पे पैदावार ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम इज़ द मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा की पैदाइश की ख्वाहिश है इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो देखिए उसके लिए आपको 400 से 500 डिग्री रखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट लो। अब लग रहा होगा कि ये तो कंट्राडिक्शन आ गया कि लो टेम्परेचर रखना चाहिए लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं 400। अगर ये ऑप्टिमम हटा दूंगा ना तो ये क्रॉस डाल देगा टीचर। टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि ऑप्टिमम टेम्परेचर मजबूरी है ज़्यादा रखवाना, ताकि वो कोलिजन, मॉलिक्यूलर कोलिजन से प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यानी टाइम सेविंग का काम भी हो साथ में। अगर ये ऑप्टिमम हटा देंगे तो आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, वरना यहाँ का ये लो काटेगा फिर, यानी कहीं ना कहीं क्रॉस या चेक आएगा टीचर का। ये उनके लिए जो ए और A1 लेना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है सभी को लेना चाहिए कि ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारी भी A ग्रेड आ जाए, हमारी भी A1 आ जाए। आखिरी चीज़ आखिर में देख ले भाई, और दी एंड हो जाएगा। अच्छा, कंसंट्रेशन को थर्ड हेडिंग में इसलिए लिखा है कि ये बच्चों को सबसे आसान लगता है, वरना आप 1 पे ये लिख सकते हैं। पढ़ने में हमने 1 में कंसंट्रेशन पढ़ा था, 2 में प्रेशर पढ़ा था, 3 में टेम्परेचर। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ऑर्डर्ड इज सीक्वेंस इज़ नॉट, आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब 3 में ही आ गया, क्योंकि कान पकड़ने कि कंसंट्रेशन कैसी रखें, टेम्परेचर कैसा रखें और प्रेशर वॉल्यूम कैसा रखें। अच्छा, कैटलिस्ट की हेडिंग यहाँ पे क्यों है? क्योंकि जब कैटलिस्ट लाते हैं यहाँ पे आयरन, कुछ किताबों में मॉलिब्डेनम भी लिखा हुआ है,
तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यानी कि अगर 1 घंटे में अमोनिया बन रही होगी तो 40 मिनट में बन जाएगी, फिर फ़ायदा। यानी कैटलिस्ट जो है वो भड़काता है, उकसाता है कि सुस्तो काम करो जल्दी, तो वो फिर रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का तेज़ हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ये लेक्चर समझ में आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द आपसे एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।